साथियों नमस्कार। आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले और नतीजे आने के बाद लगातार जबरदस्त राजनीतिक तूतू-मैमे चल रही है और इस नेशनल मीडिया में जो राजनीतिक तूतू-मैमे चलती है, आमतौर पर हम और आप उन्हीं में उलझे हुए रहते हैं। लेकिन साथियों, इससे एक नुकसान ये होता है कि अलग-अलग राज्यों में जो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे चल रहे होते हैं, जो वास्तव में इन राष्ट्रीय नैरेटिव में जो राजनीतिक तूतू-मैमे बयानबाजी चलती है, इससे कहीं ज्यादा सीधे तौर पर लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, उन पर हमारा मीडिया या तो चुप रहता है या मीडिया उन मुद्दों को अगर उनके संज्ञान में आए भी तो दबा देता है। अब ये क्यों दबा देता है, इसके कई कारण होते हैं। शायद दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर के मुद्दे मीडिया को ज्यादा महत्वपूर्ण दिखते हैं, उनसे टीआरपी आती है, या इसके अन्य राजनीतिक और सामाजिक कारण हो सकते हैं। आज उस पर जाने का समय नहीं है। हम केवल ये बताना चाहते हैं कि इन मुद्दों का महत्व और इनकी गंभीरता को देखते हुए आप सबने गौर किया होगा और हमें आपका समर्थन भी मिल रहा है कि हम राज्यों में वहां के लोगों, उनके भविष्य से जुड़े जो मुद्दे हैं, उसको समय समय पर अड्डा पर इसीलिए उठाते हैं क्योंकि राष्ट्रीय जो मीडिया है वो कई बार उन्हें या तो कम दिखाता है या पूरी तरह ब्लैकआउट कर देता है। हाल ही में हमने जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों के मुद्दों को काफी अपनी ओर से हमने प्रयास किया कि उसको जोर से आपके सामने पूरे स्पष्टता से लेकर आएं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे इस अड्डा में एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही संस्कृति, गीत, संगीत और आनंद से भरे प्रदेश झारखंड की। साथियों, झारखंड बहुत एक गंभीर क्राइसिस का सामना कर रहा है। दुख इस बात का है कि वहां के लोग, वहां के निवासी तो इस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन जो सरकारें हैं, जो सिस्टम है, वो इसे देखकर भी अनदेखा कर रहा है या वो इसे बढ़ावा देने में शामिल है। मैं बात कर रही हूं झारखंड में आदिवासी जनसंख्या के लगातार कम होने की, ट्राइबल पॉपुलेशन में रिडक्शन की और अचानक एक समुदाय के जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी होने की। सिर्फ जनसंख्या में ही बढ़ोतरी बहुत तेजी से, बहुत एबनॉर्मल रूप से नहीं हो रही है, बल्कि उनका सामाजिक और भौगोलिक विस्तार हो रहा है। यानी कहने का मतलब, जिन इलाकों में, जंगलों में, गांव में, शहरों में तो चलिए पहले से भी मुसलमान आबादी झारखंड में दिखती थी, होती थी, रांची में, जमशेदपुर में, लेकिन गांव-गांव में, बिल्कुल अंदरूनी क्षेत्रों में, जंगल के इलाकों में उनका गांव के गांव, कस्बे के कस्बे, उनकी पॉपुलेशन में जो बढ़ोतरी हो रही है, ये वहां की सरकार इसको स्वीकार करे ना करे, वहां के स्थानीय लोग इसको लेकर गंभीर हैं और चिंतित हैं। आज इससे संबंधित कुछ ठोस बातें करेंगे। साथियों, करीब 3 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड गए थे और वहां उन्होंने एक बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो सरकार है वो इस मुद्दे पर एक श्वेत पत्र लाना चाहती है कि कैसे झारखंड की डेमोग्राफी को, वहां की जनसांख्यिकी को बहुत ही एबनॉर्मल तरीके से उसको बदला जा रहा है, उसमें इम्बैलेंस हो गया है और ये असंतुलन झारखंड के भविष्य के लिए, खास तौर पर वहां के आदिवासी समाज के लिए कितना चिंताजनक है। अब सवाल यह है कि गृह मंत्री ने यह बात क्यों रखी। साथियों, मैं इस चर्चा को व्यक्तिगत तो नहीं बनाना चाहती, लेकिन हम सब अपने जीवन से बातों को सीखते हैं, समझते हैं अपने अनुभवों से। इसलिए मैं केवल एक वाक्य यहां कहना चाहूंगी कि चूंकि हमारा परिवार मूलतः बिहार से है और अनडिवाइडेड बिहार में, यानी झारखंड का निर्माण, अलग प्रदेश निर्माण होने से पहले
हमारे परिवार दोनों इलाकों में बटे हुए थे, यानी बिहार और आज का जो झारखंड है। तो हमारे एक्सटेंडेड फैमिली, हमारे रिश्ते के बहुत से लोग आज भी झारखंड में ही बसे हुए हैं। सबसे पहले मुझे, और इस बात को कई वर्ष हो गए, सबसे पहले मुझे अपने पारिवारिक सूत्रों से ये बात मेरे नोटिस में लाई गई थी कि हम लोग दिल्ली का मीडिया असम और बंगाल में जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस, डेमोग्राफिक जो एक अटैक हो रहा है, ये अटैक ही है, इस पर तो बहुत चर्चा होती है। भले हम इसको रोक पा रहे हैं या नहीं, कम से कम इसकी जानकारी तो है, इसका जिक्र तो होता है। लेकिन असम और बंगाल के से कहीं ज्यादा इस समय तेजी से जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है वो झारखंड में हो रहा है। उस समय साथियों सोशल मीडिया पर मैंने और कुछ चर्चाओं में, डिबेट्स में जब इस बात का जिक्र किया तो कुछ लोग मुझ पर हंसे और कुछ ने जबरदस्ती का एक हवा खड़ा करना, बोगी जिसे कहते हैं, यानी ऐसी एक स्थिति पैदा करना जो है नहीं वास्तव में, ऐसा मुझ पर लोगों ने ऐसी टिप्पणियां की। लेकिन आज जब केंद्रीय गृह मंत्री इस बात को कह रहे हैं और ठोस आंकड़े ये बता रहे हैं, तब क्या अभी भी हम इस समस्या से आंख मूंद के रखेंगे? साथियों, इससे पहले कि हम आज की अभी की परिस्थिति पर आएं, जो वास्तव में बहुत चिंताजनक है, मैं कुछ जो हमारे पास अवेलेबल डाटा है, आंकड़े हैं, वो जल्दी से आपके सामने मैं उठाना चाहती हूं। 1951 में, 1951 से शुरू करते हैं। 51 में जो संथाल परगना क्षेत्र है झारखंड का, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक चेंज की शिकायतें, सबसे गंभीर शिकायतें वहां से आ रही हैं, तब वहां संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासियों की जनसंख्या 44.67 यानी 44.67, यूं हम मान सकते हैं कि लगभग 45% थी। 2011 में जब जनसंख्या का डाटा आया तो संथाल परगना में आदिवासी जनसंख्या घटकर सिर्फ 28% रह गई थी। और इसको कैलकुलेट करके ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2031 तक ये 24 तक पहुंच जाएगी, कहीं 24 से नीचे भी ना आ जाए। इसी तरह अब दूसरी तरफ देखते हैं, संथाल परगना में मुसलमानों की आबादी 1951 में, 1951 में मुसलमानों की संथाल परगना में आबादी 9% थी, यानी दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंचा था। लेकिन 2011 में ये 22% हो गई है और 2031 तक अनुमान है कि ये 27 या उससे ऊपर जा सकती है। अब साथियों, क्योंकि समय कम है, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज विश्लेषण करना संभव नहीं होगा। मैं 2 क्षेत्रों का यहां नाम लेना चाहती हूं, इसलिए क्योंकि इन 2 क्षेत्रों में स्थानीय पॉपुलेशन और मुसलमान आबादी में तनाव भी हुआ है, झड़पें हुई हैं, काफी दिनों तक तनाव, टेंशन चलती रही। और सबसे ज्यादा अगर आप स्थानीय वहां के संपर्क में हैं, झारखंड के अपने साथियों, मित्रों, सूत्रों से, तो आप जानेंगे कि ये 2 इलाकों में सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं इस डेमोग्राफिक चेंज की। तो इसीलिए सबसे पहले हम देखेंगे पाकुड़ जिला। पाकुड़ में 2011 में आदिवासियों की संख्या 44% थी, 44%। 2011 में ये घटकर 42 हो गई, यानी एक दशक में सीधे सीधे 2% ट्राइबल पॉपुलेशन कम हो जाती है। वहीं मुसलमानों की आबादी 2001 में 32% थी, 32%। 2011 में 35% हो गई, 35%। इसी से लगा हुआ साहेबगंज जिला, क्योंकि बहुत ज्यादा शिकायतें साहबगंज से भी आती रही हैं। साहबगंज जिले में 2011 में आदिवासियों की जनसंख्या थी 29%, 29%। 2011 में घट के 26 हो गई। इसी तरह मुसलमानों की आबादी 2011 में 28% थी, 2001 में
साहेबगंज में मुसलमानों की आबादी 28% थी। 2011 में सीधे बढ़कर के 34% ये बढ़त हुई है। ये तो हुई साथियों संथाल परगना क्षेत्र की, और साहेबगंज और पाकुड़ जिले, इनमें किस तरह से जनसांख्यिकी बदली है, ट्राइबल्स वर्सेस मुस्लिम्स, इसका मुद्दा। अब हम ये बात करेंगे कि ये जो आंकड़े हैं, ये देखा जाए तो एक तरह से चालू भाषा में मैं कहूं तो ये पिक्चर का ट्रेलर भी नहीं है। ये तो अंग्रेजी में यदि कहा जाए, इट इज नॉट इवन द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये मैं इसलिए कह रही हूं साथियों, क्योंकि इसमें आपने गौर किया कि जो अंतिम डेटा हमारे पास है वो 2011 के सेंसस का है। 2011 में जो पॉपुलेशन की जो आंकड़े थे वो हमने आपको बताए, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये जो डेमोग्राफिक चेंज है, ये जिस गति से 2011 तक चल रहा था, तब और आज की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। पिछले 5-6 सालों में इतनी तेजी से ये डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है कि वहां रहने वाले स्थानीय लोग इससे परेशान हैं और हैरान हैं कि किस तेजी के साथ ये बदलाव हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब आप कहेंगे कि अगर आपके पास अंतिम आंकड़ा जो है, डाटा, वो 2011 का ही उपलब्ध है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि अब इसमें तेजी आई है। साथियों, जब आप एक मोहल्ले में, एक गांव बस्ती में, एक कस्बे में रहते हैं, आपका घर, आपका परिवार, आपका पूरा बैकग्राउंड वहीं से जुड़ा हुआ है, तो आपको आंकड़ों की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने आसपास दुकान, बाजार, चौक, ट्रेन, बस को देखकर ये समझ सकते हैं कि किस तेजी के साथ अगर पॉपुलेशन का जो बैलेंस है वो बदल रहा है, तो वो साफ नजर आता है। और यही वो बात है जो मैंने अभी आपसे कही कि पहली बार मुझे अपने पारिवारिक सूत्रों से ये संकेत मिला था कि झारखंड में कुछ बहुत बड़ा पॉपुलेशन का इम्बैलेंस शुरू हो गया है। अब थोड़ी सी बात करेंगे वहां के सरकार के दृष्टि से। साथियों, झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके संस्थापक दिसमगुरु शिबू सोरेन संथाल परगना के मूल हैं, उनकी जड़ें संथाल परगना में है, दुमका जिले में। उनका पूरा परिवार संथाल बैकग्राउंड का है। आज उनके पुत्र हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। बीच में जेल जाना पड़ा तो इस्तीफा दिया था, लौटकर आकर फिर मुख्यमंत्री बन गए हैं। और लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन अच्छा रहा है, और इसके लिए वो कहते हैं कि ट्राइबल सेंटिमेंट जो हेमंत सोरेन के जेल जाने से इस तरह का ट्राइबल सेंटिमेंट था कि उन्हें इसका फायदा मिला है, वो इसको अपने गवर्नेंस और शासन से भी जोड़कर इसके फायदे की बात वो क्रेडिट लेते हैं। अब सबसे ज्यादा जो ट्राइबल पॉपुलेशन को, आदिवासी समाज को सबसे ज्यादा अगर इस डेमोग्राफिक चेंज का वो उन्हें सामना करना पड़ रहा है, तो वो संथाल परगना में ही है। साहेबगंज और पाकुड़ के आंकड़े हमने आपको दिखाए, गोड्डा, दुमका, इन सब में भी आप जाकर देखें, स्थितियां बिल्कुल अच्छी नहीं है। कोई आंकड़े लेने की जरूरत नहीं है, आप जाकर वहां एक ट्रिप लगाकर वहां घूम कर आ जाएं तो ये अंतर आपको दिखाई देगा। हमेशा ट्राइबल इंटरेस्ट्स, आदिवासियों का कल्चर, उनकी संस्कृति, उनका पूरा जो एक उनकी पूरी हस्ती, उनकी सभी उनके भविष्य और उनके इंटरेस्ट्स और उनकी अस्मिता, पूरा इसको लेकर हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा बात करता है। वो हमेशा ये भी कहते हैं कि झारखंड को अलग राज्य बनाने का संघर्ष ही उनके द्वारा लीड किया गया था। तो साथियों, क्या कारण है कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के सत्ता में होते हुए भी ये चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी, विशेषकर गृह मंत्री का यह आरोप था कि क्योंकि ये जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा इसको अपना एक पक्का वोट बैंक मानता है, और
आप समझ सकते हैं कि ट्राइबल्स का वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी दोनों को मिलता है, लेकिन मुसलमानों का वोट बैंक पक्का झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने पाले में करना चाहता है, ताकि चुनावी दृष्टि से वो हमेशा आगे रहें। यही काम ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में करती आई हैं, आप सब उसके नतीजे देख रहे हैं। जब आपका एक निश्चित संख्या वोटर की 30% हो, 35 हो या 28 हो या 27 हो, जब वो पक्की आपके साथ रहेगी, तो फिर ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो हमारा चुनावी हमारी व्यवस्था है, इसमें आप तो वैसे ही आगे रहेंगे, क्योंकि आपके कैंडिडेट को अगर एक वोट भी ज्यादा मिलता है तो वो विजयी होता है। तो आप जब एक पक्का वोट बैंक लेकर चलेंगे तो आप अवश्य जीतेंगे। तो ये राजनीतिक चुनावी कैलकुलेशन इसको कहा जाता है। लेकिन साथियों, क्या ये इतना सीधा मामला है? क्या आज झारखंड के निवासियों से आप बात करें, साहेबगंज और पाकुड़ के बारे में तो मैं पूरी एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता सकती हूं कि लोग वहां कितने परेशान हैं। उनकी जमीनें जा रही हैं, फॉरेस्ट लैंड भी जा रहा है, नॉन फॉरेस्ट लैंड जो है एग्रीकल्चर लैंड वो भी उनके हाथ से जा रहा है। उनकी बच्चियों के ऊपर खतरा है, क्योंकि कोई जो आउटसाइडर है वो वहां जमीन नहीं खरीद सकता। आप एक आदिवासी बच्ची से विवाह कर लें और उसके नाम पर आप जमीन खरीद के आप उसके मालिक बन जाते हैं। लैंड जिहाद जिसको नाम दिया जा रहा है, आप इस नाम को पसंद ना करें तो मत बोलिए, लेकिन जमीनें ट्राइबल्स के हाथ से जा रही हैं, ये निश्चित है। अब साथियों, इसमें एक विषय आता है कि क्या ये हिंदू मुस्लिम करने के लिए किया जा रहा है। हां, इसमें यह जरूर है कि अगर इस तरह का बदलाव हो रहा है और उसमें तेजी आई है, तो ये केवल झारखंड में जेएमएम यानी जो इस समय इंडिया गठबंधन है उसकी सरकार में तो नहीं आया होगा, इसकी शुरुआत पहले भी हुई होगी। क्या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रघुवर दास जी की सरकार के समय भी तो नहीं इसे कुछ हल्के में लिया गया? इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन एक मुद्दा यह बनता है कि क्या यह हिंदू मुस्लिम करने के लिए किया जा रहा है? साथियों, आप में से जो झारखंड से परिचित हैं, वहां के समाज से, आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ये हिंदू मुस्लिम करने की बात होती तो ये ठीक है कि जो डेमोग्राफिक ऑनस्लॉट, ये जो जनसांख्यिकी का हमला एक तरह से हो रहा है, ये मुसलमान समाज के लोग इसमें हैं। लेकिन ट्राइबल समाज की जो हम बात कर रहे हैं, आज जिसकी संस्कृति, जिसकी अस्मिता, जिसका भविष्य अपनी ही जमीन में खतरे में आ गया है, तो वो केवल हिंदू समाज के लोग नहीं हैं, उसमें बहुत बड़ी संख्या में क्रिश्चियंस भी हैं। और ये मुस्लिम मुद्दा हिंदू और मुस्लिम या क्रिश्चियन मुस्लिम का नहीं, ये मुद्दा ट्राइबल राइट्स, ट्राइबल पॉपुलेशन और ट्राइबल एग्जिस्टेंस का हो गया है। आज झारखंड के आदिवासियों के लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन, एक अस्मिता और सरवाइव करने का सवाल बन गया है। इसे जो भी राजनीतिक दल है, वो छोटे या लंबे, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, जिस इंटरेस्ट के साथ भी इसको इग्नोर करेगा, इसको नजरअंदाज करेगा, वो झारखंड के पूरे पॉपुलेशन के साथ एक खिलवाड़ कर रहा है, जिस मकसद से झारखंड का अलग राज्य स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में अलग राज्य झारखंड का बना था, आज वो उद्देश्य ही खतरे में आ गया है।